नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 22 मई 2023 ईस्वी और आज का दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो अच्छे न्यूज़ होंगे अपने काम के उसको डिस्कस करना है हम लोगों को। बहुत सारे लोग अभी भी इसी डायलेमा में जी रहे हैं कि कौन सा पेपर न्यूज़ पढ़ें, कौन सा किताब पढ़ें, क्या सिलेबस है। इन सब चीज़ों से जितनी जल्दी उबर कर फोकस कर लेंगे तैयारी पर, उतना ही आसान होगा आपके लिए। 10 20 वीडियो है अपने चैनल पर। गाइडेंस प्लेलिस्ट है 68 69 गाइडेंस। उसमें जाएंगे तो बुक कौन सा पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाते हैं, सारा वीडियो अपलोड है। फिर भी कोई ऐसा दिन नहीं होता कि बुक कौन सा लें ये मैसेज ना आए। इस चीज़ से निकल कर तैयारी में संपूर्ण रूप से लग जाइए। कब तक बुकों के ही बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे? एक दिन किसी दिन बैठकर सारे सब्जेक्ट की एक बुक का नाम लिख लिए, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, करंट से रिलेटेड हो या किसी से भी। विजन आईएएस मैंने हिंदी के लिए बताया था मैगजीन। ठीक है, थोड़ा सा लेट आता है वो, लेकिन मैंने वो अपना विचार रखा था, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए और बेस्ट होता है। आप अगर कोई और पढ़ रहे हैं, जैसे दृष्टि का आईएएस का मैगजीन पढ़िएगा या क्रॉनिकल आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए उसको। उसी से पढ़कर अगर आपका हो रहा है तो पढ़िए ना उसको, किसने रोका है। मैं बोलता हूँ विजन आईएएस पढ़ने को, तो जब आपको वो लेट मिलता है तो तब तक इसको पढ़ लीजिए। विजन का 365 पढ़ लीजिएगा। मैंने तो बोला भी था वीडियो में कि विजन मेंस 365 पर जोर दीजिएगा। मंथली में विजन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई और मैगजीन, क्रॉनिकल, दृष्टि, इनको पढ़िएगा। लेकिन यूपीएससी वाला मैगजीन ही कितनी ही बार बताया है, फिर भी लोग किताबों में फंसे रहते हैं। थोड़ा सा निकल जाइए उससे, तैयारी संपूर्ण रूप से शुरू कर लीजिए। सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो गाइडेंस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है गाइडेंस प्लेलिस्ट का। नोट्स कैसे बनाना है, पढ़ते कैसे हैं, भूमिका कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, सिलेबस क्या है, GS1 को कैसे तैयार करना है, GS2 को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटी को, सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ। लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्पेक्ट्रम के इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारा अपलोड है। पढ़ना आपको है, थोड़ा सा हाथ पैर आपको मारना है। ओके, और कुछ भी नहीं बताना था, बस शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे प्रधानमंत्री गए हैं पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर, पता ही होगा। आइलैंड को छोड़कर चीन को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है और भारत और अमेरिका इसमें साथ में काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहाँ से निकलेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ पर जो बाइडेन जी जाएंगे। इसी बीच G7 की भी बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है G7 की बैठक? तो हिरोशिमा में हुई है। G7 की स्थापना कब हुआ था कल मैं बता चुका हूँ। आज इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या बोला कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर उन्होंने भारत का नाम आगे बढ़ाया है। अब ग्लोबल साउथ से इस बार भी सवाल पूछा गया था आपका G20 और ग्लोबल साउथ। अब ये टर्म क्या होता है, ग्लोबल साउथ टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बीपीएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम ही देते हैं और ये दावा नहीं होता है, बच्चों के द्वारा बताए हुए फीडबैक ही है। आप जाकर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल साउथ को देखते हैं क्या होता है। ये जनवरी 2023 का न्यूज़ है। इसमें ग्लोबल साउथ के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जिस पर दृष्टि आईएएस वेबसाइट पर ये दिया हुआ है। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना होता है तो मैंने कितनी ही बार बताया है कैसे सर्च करना होता है। जैसे ग्लोबल साउथ यूपीएससी हिंदी, ऐसे अगर आप गूगल पर टाइप कर देंगे तो आपको बहुत सारे आईएएस इंस्टीट्यूट के जो वेबसाइट होते हैं उस पर मिल जाएगा आपको। और इनके कंटेंट काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी मेहनत करके ये लोग वेबसाइट पर डालते हैं, उसको आसानी से फ्री में आप पढ़ सकते हैं। तो उसका ज़रूर लाभ उठाया कीजिए। मैं भी वहीं से आपको वीडियो में ला कर बताता हूँ चीज़ें। पश्चिम को संतुलित करने के प्रयास में और उत्तर में पर नज़र रखते हुए भारत दक्षिण को साधने की उम्मीद कर रहा है। हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 2023 जनवरी में आयोजित हुआ था, इसीलिए आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। शिखर सम्मेलन की थीम थी आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। अब ये तो हमारे काम का रहा नहीं, हमारे काम का ग्लोबल साउथ, उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी भूमिका को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वर्चुअल फोरम ने वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ से मूल्यवान इनपुट प्रदान किया है, जो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के सफल आयोजन के लिए भारत की महत्वाकांक्षा को सुगम बना सकता है। भारत जो G20 का आयोजन कर रहा है, इसमें भी ग्लोबल साउथ को जोड़कर आयोजन किया जा रहा है कि ग्लोबल साउथ को इसमें कैसे प्रमोट किया जाए। दरअसल ग्लोबल साउथ जो है ये पृथ्वी पर, ऐसे जो पृथ्वी है, अगर इसको गौर करेंगे तो ये विषुवत रेखा है। इसके ऊपर के जो मुख्य रूप से देश हैं, नॉर्थ के देश हैं, ये काफ़ी हद तक डेवलप्ड कंट्री हैं। बहुत सारे, इसमें बहुत कम ही ऐसे देश मिलेंगे जो डेवलप्ड नहीं हैं।
सांकेतिक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ऊपर में कोई डेवलप ही नहीं है। और दक्षिण के जो देश हैं वो ख़ास तौर से क्या है, विकासशील है, डेवलपिंग है अभी भी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, वो तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं माना जाता क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार से ऊपर में भी कोई ऐसा देश हो सकता है जिसको ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो ग्लोबल साउथ जो है डेवलपिंग नेशन है। ये देश क्या कर रहे हैं, अपनी एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी बार्गेनिंग पावर दुनिया के सामने, विकसित देशों के सामने थोड़ी सी अधिक मजबूत हो पाए। ग्लोबल साउथ मुख्य रूप से यही, अभी मैं आगे पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। ओके, क्या है कि यह फोरम भारत को उन राष्ट्रों के वैश्विक समूह के साथ फिर से संबद्ध करने का प्रयास है जो शीत युद्ध के समाप्ति के बाद से भारतीय विदेश नीति के रडार से गायब हो गए थे। पिछले 3 दशक से भारतीय कूटनीति का ध्यान अपने बृहत शक्ति संतुलन, पड़ोस में स्थिरता लाने और विस्तारित पड़ोस में क्षेत्रीय संस्थानों को विकसित करने पर केंद्रित कर रहा है। ओके, ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग मोटे तौर पर उन देशों के संदर्भ में होना चाहिए जो औद्योगिकरण के दौर से बाहर रह गए थे और पूंजीवाद एवं साम्यवादी देशों के विचारधारा का टकराव रखते थे, जिसे शीत युद्ध ने प्रबल कर दिया था। ग्लोबल साउथ क्या है ये तो पता चल गया। इसमें अधिकांशतः एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं। इसके अलावा वैश्विक उत्तर या ग्लोबल नॉर्थ को अनिवार्य रूप से अमीर और गरीब देशों के बीच एक आर्थिक विभाजन द्वारा परिभाषित किया जाता है। ग्लोबल नॉर्थ क्या है? ग्लोबल नॉर्थ है अमीर देश, ग्लोबल साउथ क्या है? तथाकथित विकासशील देश हैं। ओके, ग्लोबल नॉर्थ मोटे तौर पर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को संदर्भित करता है। न्यूजीलैंड जो है ये कहाँ पर है? विषुवत के दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में है ये, लेकिन इसको कहाँ माना जाता है? ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को भी ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा माना जाता है, अमीर देश तथाकथित माना जाता है इनको। बड़ी आबादी, समृद्ध संस्कृति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन कारण ग्लोबल साउथ एक महत्वपूर्ण भूभाग है। ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा अंत तक। इसके अतिरिक्त गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए ग्लोबल साउथ को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए हुआ क्या, ग्लोबल नॉर्थ जो है, जो देश का मैंने नाम बताया, देखिए इन सब देशों को जब आप गौर से देखेंगे तो क्या लगेगा आपको कि ये जो देश हैं ये वो देश हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में खूब जम के लाभ उठाया। पर्यावरण जो है इसको खूब ज़्यादा प्रदूषित कर दिया। अब इसका नुकसान किसको हो रहा है? तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो अब डेवलप करना चाहते हैं खुद को। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि मीथेन का उत्पादन मत करो, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन मत करो, और क्या बोलते हैं कि NO2 का उत्पादन मत करो, सल्फर का उत्पादन मत करो, पर्यावरण प्रदूषित होती है। तो हम डेवलप कैसे होंगे? बोलते हैं गाड़ियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल डालो। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे लाएं? हमारे पास तो लिथियम का भंडार है ही नहीं, उसके पास हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए हमने क्या बोला कि आप लोगों ने प्रदूषित किया है तो आप लोगों को भुगतान भी करना पड़ेगा। तो UNFCCC इसमें क्या फैसला लिया गया था कि जो विकसित देश हैं वो क्या करेंगे, $100 बिलियन का मदद देंगे। जो विकासशील देश हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके, पैसा ट्रांसफ़र करके इनको मदद देंगे कि ठीक है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि पहले 1750 के बाद, 1850 के बाद औद्योगिक क्रांति के दौरान आप लोगों ने भरपूर मात्रा में दुनिया के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया। आज हमारी बारी आई है तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ? इसके अतिरिक्त गरीबी और समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए ग्लोबल साउथ को समझना महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? आर्थिक असमानता सबसे बड़ा मुद्दा है। ग्लोबल साउथ के कई देश अभी भी गरीबी और आर्थिक असमानता जूझ रहे हैं। जैसे भारत देश है, भारत की जो असमानता बहुत ही ज़्यादा है। असमानता ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, उसका रिपोर्ट का ज़रूर जिक्र कीजिएगा जब भी आंसर राइटिंग करें असमानता संबंधित। तो गिनी गुणांक आपको पता होना चाहिए। गिनी गुणांक क्या होता है? लॉरेंज वक्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लॉरेंज वक्र होता है ना, ये आइडियल माना जाता है असमानता को, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसे होता है ना। मतलब क्या है कि कम जनसंख्या के पास जब अधिक संसाधन इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी को असमानता कहा जाता है। भारत में 1% जो भारत के अमीर हैं, देश के 50% संसाधन उन्हीं के पास हैं। जो भारत में आज भी 20,000 की जॉब करते हैं, 20,000 की जॉब करने वाले भारत के 10% आबादी है मात्र, जिसकी 20,000 से ज़्यादा की आय है। तो ये किस चीज़ को दिखाता है? ये असमानता को दिखाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आप अलग अलग उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं।
कई सारे देशों में राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल रहता है। ग्लोबल साउथ के देशों में आधारभूत संरचना की कमी है। ग्लोबल साउथ के देशों में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असली जो भुगतान करता होता है वो कौन होता है? गरीब व्यक्ति होता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, गाड़ी कौन यूज करता है? अमीर लोग यूज करते हैं। एसी कौन यूज करते हैं? तो अमीर लोग यूज करते हैं। फ्रिज रेफ्रिजरेटर कौन यूज करते हैं? तो अमीर लोग यूज करते हैं। एरोप्लेन कौन यूज करते हैं? तो अमीर लोग यूज करते हैं। लेकिन जब गर्मी अत्यधिक पड़ती है तो किसको मेहनत और भी ज़्यादा करना पड़ता है? किसको ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है? तो गरीबों को झेलना पड़ता है। जब पानी का स्रोत प्रदूषित हो जाता है तो जल की संकट का कमी किसको झेलना पड़ता है? तो गरीब व्यक्तियों को झेलना पड़ता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब अमीर देश पहले पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं और उसका भुगतान किसको करना पड़ता है? तो गरीब देशों को करना पड़ता है। भारत जैसे देशों को करना पड़ता है। चीन जैसे देशों को करना पड़ता है। चीन हालांकि डेवलप्ड कंट्री में आ गया है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे देशों को करना पड़ता है। तो यही चीज़ है क्या कि करे कोई भरे कोई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण हो, पर्यावरण से जुड़े हुए कोई भी समस्या हो। अब एयर पॉल्यूशन होता है, मान लीजिए एयर पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन कौन फैलाते हैं? मुख्य रूप से जो अमीर वर्ग होते हैं। एक घर में 5-5 गाड़ी, एसी ले लिया, और भी ज़्यादा हो सकते हैं कारण। वायुयान हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। और उसका खुद के घर में एयर प्यूरीफायर लगा लिया। अब भुगतान कौन करता है? सड़क पर चलने वाला मजदूर करता है, ऑटो वाला करता है, फलाना ठिकाना लोग, जो गरीब लोग वर्ग के लोग होते हैं वो लोग इसका भुगतान करते हैं। तो ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जलवायु परिवर्तन है इसका भुगतान अधिक कौन करते हैं? तो गरीब देश करते हैं, ग्लोबल साउथ के देश करते हैं अधिक। सीमित मानव दक्षता, कुशल मानव संसाधन का अभाव, शिक्षा की कमी वैश्विक दक्षिण में विकास के मार्ग में प्रमुख चुनौती में से एक है। ग्लोबल साउथ के विकास से विद्यमान चुनौतियां कौन कौन सी हैं? एकीकृत रूप की कमी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ग्लोबल साउथ में रहते हुए मतलब गरीबी और असमानता का अभी भी सामना कर रहे हैं, लेकिन वो एक लीडरशिप के तहत आने को तैयार नहीं है। शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ भारत के अनुभव ने वैश्विक दक्षिण के कई तरह से चुनौतियां पेश की। इनमें से एक बड़ी चुनौती था औपनिवेशीकरण, कि उपनिवेश बनाना छोड़ो। शीत युद्ध के दौरान हमने सबसे बड़ा ये चीज़ चलाया था कि नैम के द्वारा कि हम किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेंगे और औपनिवेशीकरण जहाँ जहाँ भी है दुनिया में, चाहे अफ्रीका में हो चाहे एशिया किसी भाग में, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। एवं शीत युद्ध जैसे समकालीन मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एकीकृत रुख की अभी भी कमी है। भारत के गुटनिरपेक्ष रुख का तात्पर्य था कि उसने स्वयं को पश्चिमी या पूर्वी ब्लॉक के साथ संरेखित नहीं किया था। शीत युद्ध में 2 ब्लॉक बने थे। एक पूर्वी ब्लॉक का मतलब क्या है? जो साम्यवादी ब्लॉक था यूएसएसआर के नेतृत्व में। पश्चिमी ब्लॉक का मतलब क्या है? कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के गुट में बना था, पूंजीवादी ग्रुप जिसको कहा जाता है, कैपिटलिस्ट जिसको कहा जाता है। ओके, ब्लॉकों के साथ संरेखित नहीं किया, जिससे वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों के लिए इन मुद्दों पर एकीकृत दृष्टिकोण का पालन करना कठिन हो गया। इसके अतिरिक्त नैम ने वैश्विक दक्षिण के लिए व्यापार और विकास जैसे मुद्दों पर प्रमुख शक्तियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना कठिन बना दिया है। ओके, हरित ऊर्जा कोष, यद्यपि ग्लोबल नॉर्थ के देश, आपको मैं मुद्दे बता रहा हूँ वो जो ग्लोबल साउथ में आपको लिखने हो, तो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं उनके पास। यद्यपि ग्लोबल नॉर्थ के देश वैश्विक उत्सर्जन में अधिक योगदान करते हैं, वे दक्षिण ऊर्जा के लिए धन का भुगतान करने की उपेक्षा करते हैं। अंततः निम्न उत्सर्जन करने वाले अल्पकालिक देशों को, अल्प विकसित देशों को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचता है। चीन का दखल है, दक्षिण में उत्तर का दखल, संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता का अभाव है। अभी भी कोविड-19 का प्रभाव गरीब देशों पर ज़्यादा पड़ा है। यही था ग्लोबल साउथ मुख्य रूप से। ओके, अब जो सवाल पूछा गया था कि ग्लोबल साउथ G20 का क्या प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर हम लोग चल लेंगे। G20 की 1 वर्षीय अध्यक्षता भारत के लिए वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने का एक अवसर है, क्योंकि भारत भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है और भारत विकासशील देश होकर भी G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 5वीं बड़ी इकॉनमी भी है, लेकिन ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं हम। ये एक अद्वितीय कॉम्बिनेशन है। भारत और वैश्विक दक्षिण के अन्य देश एक साथ आने तथा साझा समस्या और चुनौतियों के साथ ही सहयोग एवं सहभागिता के अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक मंच का उपयोग कर सकते हैं। G20 में कौन लोग हैं भाई? दुनिया के 20 सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है। उनके साथ अगर मिलकर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं ये बातचीत करेंगे तो इनका तो फायदा ही होगा ना। G20 शिखर सम्मेलन भारत और वैश्विक दक्षिण के अन्य देश अपनी चिंताओं का व्यक्त कर सकते हैं और आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं। G20 का हम इस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, ग्लोबल साउथ के देश जो हम हैं।
यह शिखर सम्मेलन भारत और वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों के लिए अपने प्रयासों को समन्वित करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित प्रयासों पर सहयोग करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम कर सकता है। हमें एक G20 के रूप में मंच मिला है जहां पर खड़े होकर हम ग्लोबल साउथ के रूप में अपनी जो भूमिका है उसको अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, रख सकते हैं, दुनिया के समक्ष अपने मुद्दे रख सकते हैं। क्लियर हो गया ग्लोबल साउथ क्या है। दरअसल में क्या है, विकासशील देश और विकसित देशों का दो गुट है दुनिया में काल्पनिक रूप से। जो ग्लोबल साउथ है इसमें विकासशील देश अधिक हैं, ग्लोबल नॉर्थ है इसमें डेवलप्ड कंट्री अधिक हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में होते हुए भी किसका हिस्सा है, ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, क्योंकि वो विकसित देश हैं तथा कथित उनकी इकॉनमी डेवलप्ड है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ पता चल गया होगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है भारत से FTA को लेकर आश्वानित हैं सुनक। जब से ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रेग्जिट हुआ था कुछ साल पहले। ब्रेग्जिट क्या है, यूरोपियन यूनियन, इससे ब्रिटेन बाहर हो गया। यूरोपियन यूनियन से कौन बाहर हो गया है, ब्रिटेन बाहर हो गया है। ब्रिटेन को उससे नुकसान हो रहा था। ब्रिटेन की दुनिया में 1947 के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जो ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश हुआ करता था वो दुनिया के वैश्विक पटल से गायब हो गया था। तो EU में उसकी पूरी की पूरी जो उसका अस्तित्व है वो EU में सिमट कर रह गया था, यूरोपियन यूनियन में। तो जब से ब्रेग्जिट हुआ है, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है ब्रिटेन, तब से वो क्या कोशिश कर रहा है, दुनिया में फिर से अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। आपने ऑकस डील का नाम सुना होगा। क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये डील है। चीन को डायरेक्टली इन्होंने थ्रेट करने की कोशिश की है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देकर। इसी के तहत ये भारत से FTA करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। अब FTA क्या होता है, FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है मैं समझा देता हूँ, बाकी ये जब FTA हमारा ब्रिटेन के साथ हो जाएगा तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। जो यूरोप है, यूरोप के देश जो हैं, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, या यूरोपियन यूनियन पूरा ले लीजिए, भारत जो है, भारत का इनके साथ जो व्यापार होता है तो हमारा व्यापार हमेशा सरप्लस में रहता है EU के साथ। क्यों रहता है, क्योंकि हम उसको बेचते ज़्यादा हैं यूरोपियन यूनियन को और वहाँ से ख़रीदते कम हैं। हम लोग क्या बेचते हैं मुख्य रूप से यूरोप को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, FTA भी समझा दूंगा मैं अभी। हम लोग बेचते हैं उनको जैसे कपड़े बहुत ही ज़्यादा भारतीय पसंद किए जाते हैं वहाँ पर, हमेशा से प्राचीन पीरियड से ही कपड़े हम हमेशा बेचते आए हैं। मसाले, इंजीनियरिंग गुड्स बेचते हैं हम उनको। जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको। पेट्रोलियम, जब से रूस से हमने सस्ता तेल खरीद कर किसको रिफाइन करके बेचते हैं हम लोग, तो यूरोपियन यूनियन को बेचते हैं, EU को बेचते हैं, यूरोप को बेचते हैं। जितना तेल सऊदी अरब नहीं बेचता यूरोप को अभी पिछले वर्ष से, उतना तेल भारत बेच रहा है यूरोप को। भारत बेच रहा है, सही कह रहा हूँ, भारत बेच रहा है तेल, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरी बहुत सारे हैं। तो हम रूस से कच्चा तेल सस्ते दाम पर खरीद के किसको बेच देते हैं, यूरोप को बेच देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। अब FTA क्या होता है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ये देश है ब्रिटेन, ये देश है भारत। भारत में एक सामान बनाया गया 100 रुपये का, ब्रिटेन में एक सामान बनाया गया 100 रुपये का, वहाँ से वो सामान भारत आया। सुनते रहिएगा। भारत सरकार ने उस पर क्या किया, 10 से 20% के करीब में कस्टम लगा दिया, ये अलग अलग ड्यूटी लगा दी। 50 रुपये टोटल इस पर टैक्स वैक्स लग गए। ये सामान बिक गया 150 रुपये का। अब वही सामान, सेम सामान भारत में बना है 100 रुपये का, ब्रिटेन में बना हुआ 150 रुपये का। किस सामान को आप ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, आप किस सामान को खरीदेंगे, जो सामान सस्ता है 100 रुपये का, इसको खरीदेंगे। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, ब्रिटेन है ये और ये इंडिया है। इंडिया में बना कोई सामान है 100 रुपये का, अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का है। ब्रिटेन में कोई सामान भी बना है 100 रुपये का, है ना। दोनों सामान पहुँचे ब्रिटेन के मार्केट में, दोनों सामान क्या होंगे, समान स्तर पर खरीदे जाएंगे। अगर FTA होगा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जितने में सामान बना है ब्रिटेन में या जितने में सामान बना है भारत में, उस पर कोई टैक्स एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाता और सामान सस्ता पहुंचता है ब्रिटेन के मार्केट में और भारत के मार्केट में। लेकिन इसका बेनिफिट कब हमें मिलेगा, जब हम उनको हम निर्यात ज़्यादा करेंगे, यानी कि हम ब्रिटेन को अगर अधिक सामान बेचेंगे तो हमें FTA का क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब अगर ब्रिटेन से हम सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो हम FTA का नुकसान होगा। हम चीन के साथ FTA क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि चीन से हम खरीदते ज़्यादा हैं, चीन को हम बेचते कम हैं, इसलिए चीन के साथ हम FTA कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन यूरोप के साथ FTA क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यूरोप को बेचते ज़्यादा हैं, यूरोप से खरीदते कम हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस न्यूज़ में यही था, बाकी जब FTA हो जाएगा तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक और न्यूज़ है इसमें,
कि विश्व के वर्तमान स्थिति को प्रतिबंधित नहीं करता है यूएन। आपसे सवाल में यही दे देगा, सवाल में क्या देगा, क्वेश्चन, कि विश्व के वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है यूएन, यूनाइटेड नेशन। स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। इस पर लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, आईआर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आईआर के प्लेलिस्ट में। आईआर में जो लेक्चर है उनको देखकर नोट्स बनाना चाहिए आपको। सवाल अभी तक पिछला 67वीं और 68वीं दोनों में मेंस में सवाल मेरे लेक्चर से आए हैं, आप जाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यही सवाल दे देगा तो आप क्या बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन में जो 5 अस्थाई मेंबर हैं इनको जो है वीटो का अधिकार दिया गया है और ये भेदभावपूर्वक नीति पर आधारित है। जो दुनिया के 5वीं बड़ी इकॉनमी है, सबसे बड़ी आबादी है भारत, उसको सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य नहीं बनाया गया अभी तक। परमानेंट सदस्य हमें बनाना चाहिए और भी यूएन में जो सुधार हो सकते हैं उसको आपको बताना चाहिए था। अगली न्यूज़ पर चलते अब हम लोग। आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर गठित आयोग और विस्तार के पक्ष में नहीं है। आरक्षण जो ओबीसी है, ओबीसी वर्ग है, इसमें जो आरक्षण दिया हुआ है तो ओबीसी वर्ग को और भी ज़्यादा वर्गों में बांटने की कोशिश की जा रही है। एक आयोग बनाया गया जिस आयोग का क्या नाम है, इस आयोग का नाम याद रखिएगा, जस्टिस रोहनी आयोग। जस्टिस रोहनी आयोग किससे संबंधित है, तो ओबीसी के वर्गीकरण से संबंधित है। विकास के दौर में ओबीसी को आगे बढ़ाने, उन्हें मिलने वाले आरक्षण का वर्गीकरण करने के लिए गठित जस्टिस रोहनी आयोग ने बोला है कि अब हमारे कार्यकाल का विस्तार मत कीजिए, हमें जो फैसला लेना था हमने ले लिया है। माना जा रहा है कि 31 जुलाई तक अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही रिपोर्ट दे सकता है। इस बीच आयोग ने ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद अब तक केंद्रीय स्तर पर इस जातियों को मिलने वाले आरक्षण का पूरा ब्यौरा जुटा लिया है। ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ था, 1990 के दशक में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था। क्या मूल संविधान का भाग था ओबीसी आरक्षण? नहीं, मंडल कमीशन के पश्चात लागू किया गया था। आपको ये बताना है कि मंडल कमीशन किस गवर्नमेंट के समय में लाया गया था और इसको लागू किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था। दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए आपको बताना, और आसान सवाल है। बाकी इंदिरा साहनी वार्ड वगैरह तो पता ही होगा आपको। और ओबीसी में आरक्षण इन्होंने क्या बताया है कि ओबीसी में कुल कितनी है जातियाँ, तो बहुत सारी हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसमें आयोग ने यह पाया कि ओबीसी आरक्षण का लाभ उनकी सिर्फ कुछ ही जातियों को मिला है। केंद्रीय सूची में वैसे तो ओबीसी के करीब 3000 जातियां शामिल हैं, जबकि पिछले वर्षों में आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ इनके करीब 100 जातियों ने ही लिया है। 3000 क्या लिखा हुआ है कि 300 जातियां शामिल हैं, लेकिन इसमें से करीब में 100 जातियों को ही 3000 जातियां शामिल हैं, 3000 जातियां शामिल हैं ओबीसी में, लेकिन इसमें से करीब में 100 जातियां ही हैं मुख्य रूप से ओबीसी में जिनको आरक्षण का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप इसी तरह से गौर करेंगे तो एसटी आरक्षण है, एससी आरक्षण है, इसमें उन्हीं लोगों को आरक्षण का फ़ायदा अभी भी मिल रहा है जो लोग आरक्षण का फ़ायदा पहले भी बेनिफिट ले चुके हैं, जिनके पिता माता आरक्षण का फ़ायदा ले चुके हैं और उन्हीं के बाल बच्चों को फिर से आरक्षण का फ़ायदा मिलता है। तो इसी को लेकर ओबीसी के तहत ये गठित किया गया था। आपने देखा होगा गौर से, जो गाँव में रहने वाले गरीब तबके के एससी वर्ग होते उनको तो आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन जो शहर में रहने वाले अमीर तबके के एससी आरक्षित वर्ग होते हैं, एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं, जिनके माता पिता काम कर, अब सोचिए टीना डाबी जी एससी थीं और उनके माता पिता को भी पहले आरक्षण का लाभ मिला हुआ था, तो उनको मिलना चाहिए या किसी गांव में गरीब आदमी को मिलना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये सामाजिक वैल्यू है, सामाजिक सोशल जस्टिस का उदाहरण है ये, और किसी भी चीज़ का उदाहरण नहीं है। किसी को मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए उसके पक्ष में नहीं हूँ मैं आपको एक ही केस में अंदर अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या है, तो इसी पर अब बनाया गया था ये आयोग, और इन्होंने बताया है कि 100 जातियाँ ही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट उठाया है। क्या स्टेट और सेंटर का ओबीसी का लिस्ट एक ही होता है? नहीं। जैसे जाट है, जाट यूपी में ओबीसी में आते हैं, लेकिन सेंटर के लिस्ट में वो जनरल में आते हैं। तो सेंटर और जो स्टेट हैं उनके ओबीसी के लिस्ट अलग अलग हो सकते हैं। जस्टिस रोहनी आयोग का नाम ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और आयोग ने क्या बोला है, आयोग ने बोला है कि आयोग ने ये आंकड़े केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान में मिले दाखिले और केंद्र सरकार के विभाग और संगठनों से मिलकर नौकरी के आधार पर तैयार किए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े के आधार पर आयोग ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। आयोग ने इस दौरान 1500 से ज़्यादा एससी ओबीसी जातियों को भी चिन्हित किया है, आरक्षण की पात्रता होने के बाद भी अब तक जिन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला है। सोचिए कितने सालों से ओबीसी आरक्षण है, लेकिन समाज में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है अभी जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। जिनको एक ही बार मिल गया उन्हीं को बार बार मिल रहा है। उसके बाद से इन्होंने क्या बताया है, उसके बाद से बोला है कि आयोग का गठन कब किया गया, तो इस पर आ जाते हैं, बाकी ये अपने काम का नहीं है। क्या है कि आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। इस दौरान उसे 12 सप्ताह के भीतर ही रिपोर्ट देनी थी। उसे अब तक करीब 14 बार विस्तार किया गया है उसके कार्यकाल का। अंतिम बार उसे 31 जनवरी 2023 में विस्तारित किया गया था और 31 जुलाई तक उसको कार्यकाल पूरा करने को बोला गया है। ओके,
अगले पर चलें, अगले न्यूज़ पर ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अल नीनो से वैश्विक अर्थव्यवस्था को होगा $3 खरब का नुकसान। अल नीनो क्या होता है अब इसको समझेंगे हम लोग, उसके बाद अपना लेक्चर समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ और का ध्यान रखिएगा, पिछले साल IOD इंडियन ओशन डाइपोल चर्चा में था, तो वहाँ से आपका BPSC मेंस में सवाल पूछा गया है। तो अल नीनो अगर चर्चा में है तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा। 2 घटनाएँ होती हैं मुख्य रूप से वैश्विक, एक होता है अल नीनो। अल का मतलब ऐसे याद रखें, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, और से अकाल भी होता है, और अल नीनो एक होता है लाल नीना। लाल नीना शब्दों को मत जाइएगा, ये थोड़ा सा अलग लैटिन भाषा के शब्द हैं, इसलिए इस तरह का दिखता है। अल नीनो पता चल गया, अकाल पड़ेगा। अल नीनो का मतलब सूखा पड़ेगा, मानसून कमज़ोर रहेगा। अकाल नहीं पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, मानसून कमज़ोर रहेगा। याद रखने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, सूखा और मानसून कमज़ोर पड़ेगा तो अल नीनो में क्या होता है, खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाता है। कैसे क्या घटनाएँ घटती हैं इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद अपना लेक्चर समाप्त हो जाएगा। एक और छोटा सा टॉपिक होगा, उसके बाद लेक्चर समाप्त होगा। ओके, चलिए देखते हैं अल नीनो क्या होता है। मई 2023 का न्यूज़ है, ये मई 2023 का है। क्या बताया गया है कि कई जलवायु मॉडलों ने मई 2023 में अल नीनो की घटना की संभावना जताई है। मार्च 2023 में रिकॉर्ड 3 वर्ष की लालीना घटना समाप्त हो गई है। लालीना जो 3 वर्षों से चली रही थी वो समाप्त हो गई है। अब अल नीनो का पीरियड शुरू हो गया। घबराइए मत, मैं समझा दूंगा क्या होता है क्या नहीं। समाप्त हुई है। और वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर, पहली बात तो किस महासागर से संबंधित है ये घटना, तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। पेरू के तट से संबंधित है। पेरू के तट पर कुछ घटना होती है तो अपना मानसून प्रभावित हो जाता है, इतना सेंसिटिव होता है मानसून और पर्यावरण। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य है, इसे तटस्थ चरण के रूप में जाना जाता है। न्यूट्रल फेज है अभी, उससे पहले लालीना था, अब कौन सा फेज आ जाएगा, अल नीनो, यानी कि अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा इस बार। अल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों के द्वारा पेरू के तट से दूरी सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। पेरू की जलधारा जो रहती है वो सामान्य तौर पर उतना गर्म नहीं रहती है, ठंडी जलधारा के रूप में रहती है। लेकिन अल नीनो के दौरान क्या हो जाती है, वो जलधारा गर्म हो जाती है। अब वो गर्म होता है तो इससे पूरे वैश्विक जो एयर परिसंचरण है, भूमध्य रेखीय एयर परिसंचरण है, हवा का परिसंचरण है, उस पर दबाव पड़ता है, जिसके घटना चक्र में क्या हो जाता है कि भारत में जो मानसून है वो छोटे छोटे चक्रवात के रूप में भारत में वर्षा कराती हैं। उन चक्रवातों का कमज़ोर होने के कारण क्या होती है, मानसून कमज़ोर हो जाती है। आगे और भी चीज़ें रिलेटेड हैं। अल नीनो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, छोटे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का सामान्य से अधिक उष्म चरण है। जितना पानी गर्म रहना चाहिए उससे अधिक पानी का गर्म हो जाता है, गर्म हो जाती है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। तापमान और अधिक गर्म हो जाएगा, वर्षा और अधिक कम हो जाएगी। वर्षा ज़्यादा कहाँ पर होगा, पेरू और अमेरिका के पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वर्षा कम हो जाएगी, क्योंकि पानी उधर गर्म हो गया है, इधर पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो भारत में मानसून आती है, ऑस्ट्रेलिया में आती है, इन सब जगहों पर मानसून थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। अल नीनो घटना के दौरान दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट से भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान दीर्घकालिक औसत से कम 0 से 5 डिग्री सी ज़्यादा गर्म हो जाता है। वर्ष 2015-16 में हुई अल नीनो घटना के मामले में विसंगतियाँ 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड उच्च हो सकती हैं। जी 15-16 में अल नीनो के कारण 3 डिग्री ज़्यादा गर्म हो गया था पानी, बहुत ज़्यादा होता है ये। और आपको पता होना चाहिए कि गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ, जहाँ पर पानी गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ बहेंगी ना। ओके, अगला क्या है, अल नीनो घटना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह 2 से 7 वर्षों के अंतराल पर अनियमित रूप से घटित होती है। जलवायु वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया कि अल नीनो दक्षिणी दोलन के साथ साथ होता है। दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायु दाब में बदलाव है। अब ये सब टर्मिनोलॉजी आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो ज्योग्राफी थोड़ा सा आपका कमज़ोर है। प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर है। क्या होता है दक्षिणी दोलन में, एयर जो है यहाँ पर वायु दाब, उसमें बदलाव होता है। अब यहाँ पर बदलाव होगा तो उसका प्रभाव यहाँ पर भी दिखता है, उसका प्रभाव आगे भी दिखता है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, अभी आएगा फोटो भी मैं दिखाऊंगा। अल नीनो के संबंध में जलवायु मॉडल क्या है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। भारत हेतु कमज़ोर मानसून, कुल वर्षा का लगभग 70% जिम्मेदार है मानसून, साथ ही इसे
इस वर्ष भारत के अधिकांश किसान अब भी निर्भर हैं इस पर, मानसून पर, वो कमज़ोर हो सकता है। हालांकि मैडम जूलियन ऑसिलेशन और मानसून निम्न दाब प्रणाली जैसे उप मौसमी कारक कुछ हिस्सों में अस्थायी रूप से वर्षा में वृद्धि कर सकते हैं। 2015 में हमने ये पैटर्न देखा था। गर्म हो जाएगा तापमान, पहला मानसून कमज़ोर, दूसरा तापमान गर्म, तीसरा पश्चिम में भारी वर्षा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया वगैरह के इलाकों में खूब ज़्यादा वर्षा होगा। आपसे क्या पूछेगा कि प्रभाव क्या पड़ेगा इसका हमारे मानसून पर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद से क्या है, वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है इससे। उसके बाद क्या होगा, महासागर का गर्म होना अल नीनो घटना के प्रमुख प्रभावों में से एक है। यह तब है जब WMO के अनुसार सागरीय उष्ण बहुत ही पहले से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अधिक है। पानी गर्म हो जाएगा समुद्र का, तो उससे क्या होते हैं, जो शैवाल वगैरह हैं उनको भी कष्ट पहुंचता है, वो भी डेथ हो जाती है उनकी। तो शैवाल पर कौन सी चीज़ निर्भर रहती है, तो मछलियाँ। तो मछलियों की भी मौत होने लग जाती है। उसके बाद पूरा का पूरा समुद्री जो शैवाल तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है, पारिस्थितिक तंत्र पूरा प्रभावित हो जाता है अल नीनो की घटना के बाद। विगत घटनाएं के प्रभाव, विश्व भर में प्रवाल विरंजन की घटना देखी गई थी। ये देखा आपने, समुद्र स्तर का 7 मिलीमीटर तक बढ़ जाना। ग्लोबल वार्मिंग के साथ अल नीनो वर्ष 2016 को सबसे गर्म वर्ष रहा था 2016 में। उसके बाद से क्या होता है, अब इसका मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, जिससे अल नीनो आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। यही वो दबाव है एयर प्रेशर की जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रशांत महासागर में जब एयर का प्रेशर कमज़ोर होता है, वायु दाब, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, हिंद महासागर के मानसून और वायु दाबों पर पड़ता है। मुख्य रूप से ठंडी जलधारा का गर्म हो जाना ही अल नीनो है। पेरू की ठंडी जलधारा जब गर्म हो जाती है तो अल नीनो का प्रभाव देखा जाता है। उसके कारण से हमारी मानसून कमज़ोर हो जाती है। ज्योग्राफी में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आने वाले दिनों में मैं भी इसको आपको अच्छे से और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, अगले लेक्चर पर चलते हैं। यहाँ से आपके पीटी में भी सवाल आएगा और मेंस में भी आएगा। दैनिक जागरण का है क्या है कि जीवन बचाने की दिशा में सार्थक प्रयास क्या हुआ है। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगभग 2 सप्ताह से चली वार्ता के बाद विश्व के 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने खुले समुद्र हाई सीज में जैव विविधता की रक्षा के लिए संधि पर सहमति जताई है। जो खुला समुद्र होता है, जो किसी भी देश का आधिपत्य में नहीं होता है, उनमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर समझौता किया है। पिछले 2 दशक से खुले समुद्र को कानून के तहत लाने पर चर्चा चल रही थी, जिस पर अब लगभग 190 देशों के अनुमोदन के साथ सहमति बन पाई है। यह समझौता समुद्र के उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जैव विविधता के देखभाल में केंद्रित है, जो देश के जलीय सीमा से बाहर होते हैं। जो खुला समुद्र होता है, जिस पर किसी का भी कब्जा नहीं होता है, उनमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। अगला क्या है इसमें मुख्य पॉइंट, अगला पॉइंट है कि वर्ष 1994 में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि लागू हुई थी, जिसके तहत जैव विविधता की एक स्पष्ट परिभाषा दी गई। यह संधि मुख्यतः खुले समुद्री क्षेत्र यानी किसी देश की तटीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल से आगे की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद से कुछ रिपोर्ट की भी बात की गई है। रिपोर्ट क्या है कि जैव विविधता एवं इकोसिस्टम सर्विसेज पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र लगभग में 4% नष्ट हो चुका है। जो नेचुरल जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका 40% हिस्सा नष्ट हो चुका है। वहीं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 वर्षों में पृथ्वी पर वन्य जीवों की संख्या में 69%, लगभग में 70% की गिरावट आई है पिछले कुछ वर्षों में। किसकी ये रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है आपका, ध्यान रखिएगा इसका, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार 50 वर्षों में 70% जीव समाप्त हो गए हैं। साथ ही इसके नष्ट होने की गति तेज़ी होती जा रही है। इसी दौरान दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियाई देशों में 94%, अफ्रीका में 66%, एशिया प्रशांत में 55%, उत्तरी अमेरिका में 20% और यूरोप में 18% वन्य जीवों की संख्या में गिरावट आई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल, जहां लगभग विश्व के 50% से अधिक पक्षी, स्तनपायी, उभयचर प्रजातियां रहती हैं, उनकी संख्या में होने वाली कमी भी चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र का एक आकलन दर्शाता है कि पौधे एवं जंतुओं की लगभग 10 लाख प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। साथ ही बीते 50 वर्षों में वन्यजीव आबादी में लगभग 70% की कमी आई है। इसके अतिरिक्त एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2000 के बाद लगभग 52 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष की गति से पहाड़ी जंगलों का भी क्षय हुआ है। तो आपसे जब सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा है, तो वहां पर इन आंकड़ों को आप धड़ल्ले से यूज करेंगे। उसके बाद से क्या है, वैश्विक जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए क्या बोला गया है, किसका रिपोर्ट का रेफरेंस दे रहे हैं ये, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF है कि रिस्क परसेप्शन सर्वे 2022 के अनुसार जैव विविधता का क्षय अर्थव्यवस्था प्रभाव के लिए 3 प्रमुख अग्रणी कारकों में से एक है।
जो बायोडाइवर्सिटी खराब होती है उसका असर डायरेक्टली जीडीपी पर पड़ता है। 3 जो प्रमुख कारण है जिसके कारण से जीडीपी का नुकसान होता है, उसमें से एक क्या है, बायोडाइवर्सिटी को जो खतरा पहुंचता है उसका जो क्षय होता है उसके कारण जीडीपी को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद से क्या बोल रहे हैं, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, क्योंकि वैश्विक जीडीपी का लगभग 50% इसी पर निर्भर है। दुनिया में जीडीपी का 50% किस पर निर्भर है, तो बायोडाइवर्सिटी पर ही निर्भर है, जैव विविधता पर ही निर्भर है। भारत जो कि कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 17% एवं वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का 17% क्षेत्र धारण करता है, यह भी जैव विविधता के मद्देनज़र विभिन्न प्रकार के संकट की आशंका है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट एवं हिमालयी क्षेत्रों में जैव विविधता के क्षय के मामले में प्रमुखता से परिलक्षित हुए हैं। पश्चिमी घाट जो है अपने देश का मैं बता देता हूँ, ये इलाका, इसको लेकर 2 आयोग भी बनाया गया था। एक तो है कस्तूरी रंगन आयोग, इसका ध्यान में रखिएगा। इन्होंने भी अपने रिपोर्ट में क्या बोला था कि पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न घाट जो है, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में सह्याद्री, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु केरल तक पूरा फैला हुआ है। इसके बारे में बताया गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल रूप से सेंसिटिव जोन है और इसको भी नुकसान पहुँचता है, इसको भारी मात्रा में नुकसान पहुँच रही है। हमारे क्रियाकलापों के कारण इसको संरक्षित करने की भारी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़े जीव का, बहुत सारे डाइवर्सिटी का ये आवास है। इस कारण से इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आज के अपने लेक्चर में यही 5-6 टॉपिक थे, इसका ध्यान में रखिएगा और टॉपिक को नोट कीजिएगा, केवल नोट्स उसका नहीं बनाना है, बाकी मंथली मैगजीन में से आप टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।